जय श्री राम दोस्तों। आइए चलते हैं साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के एक नए सफर पे, नए वीडियो में। और हमारा आज का टॉपिक है प्रोटेक्टिंग योर पर्सनल डेटा एंड अंडरस्टैंडिंग द थ्रेट लैंडस्केप, यानी कि हमारा जो पर्सनल डेटा है उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, और जो थ्रेट लैंडस्केप्स हैं यानी कि जो थ्रेट्स हैं उनको समझेंगे क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। एक्चुअली ये वीडियो नंबर 2 नहीं है, ये जो वीडियो पार्ट 1 था उस पार्ट 1 का ही पार्ट 2 है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा पर्सनल डेटा क्या होता है। तो पर्सनल डेटा दो तरह का होता है। पहला तो वो डेटा जिसे हम बोलते हैं पर्सनली आइडेंटिफिएबल इन्फो। ठीक है, यानी कि ऐसा डेटा जिसके द्वारा हमें पर्सनली आइडेंटिफाई किया जा सके, यानी कि हमें व्यक्तिगत तौर पर जिस डेटा के द्वारा पहचाना जा सके उसे हम बोलते हैं पर्सनली आइडेंटिफिएबल इन्फो। जिसमें हमारा आता है जैसे आधार नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, हमारे यहाँ उसको आधार नंबर बोलते हैं। आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका घर का एड्रेस, ये सारी वो चीजें हैं, ये सारा वो डेटा है जो पर्सनली आइडेंटिफिएबल है, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर आपकी पहचान कराता है कि आप कौन हो, क्या हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, ये सारी चीजें आपके बारे में बताता है। यानी कि वो डेटा जो आपसे पर्सनली रिलेटेड है वो कहलाता है पर्सनली आइडेंटिफिएबल इन्फो या पर्सनली आइडेंटिफिएबल डेटा। ठीक है, दूसरा है आपका योर डिजिटल फुटप्रिंट। तो डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं? डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब होता है वो डेटा जो हम इंटरनेट का यूज करते समय अपने पीछे छोड़ देते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट, ब्राउजिंग हिस्ट्री, लोकेशन डेटा जो कि मोबाइल से सर्वर पर स्टोर होता है वो, पब्लिक डायरेक्टरी लिस्टिंग। पब्लिक डायरेक्टरी लिस्टिंग ऐसी जगह है जहां आपका डेटा या आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा पब्लिकली पब्लिक पोर्टल्स पे सेव किया जाता है। तो ये कुछ आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं जिन्हें हम अपने पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली स्कैमर इन्हीं दोनों डेटा का फायदा उठाकर हमारे साथ स्कैम करता है। उसको पता होता है हमारे बारे में, कुछ चीजें कलेक्ट करता है वो। ठीक है, रैकी करता है, या ये कहें कि जो हम डेटा इंटरनेट पे छोड़ते हैं उसी डेटा की सहायता से वो हमारे साथ स्कैम कर सकता है। ठीक है, तो ये जो डेटा है, हमारा पर्सनल डेटा हो या हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स हों, ये स्कैमर को हमारे बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, अब इससे बचा कैसे जाए? अगर आपको पता है कि मेरा डेटा कहाँ कहाँ पर है, कि मेरा डेटा कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ वो शेयर किया जा रहा है या मैंने ही शेयर किया हुआ है, ठीक है, तो आप बच सकते हैं। तो आपको पता होगा कि मेरा डेटा कहाँ है, किस किस जगह पर है, कौन कौन से पोर्टल पर है, बैंक के किस बैंक के पास है, तो आप फ्रॉड से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका डेटा कहाँ कहाँ सेव है, कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है, तो चांसेस हैं कि स्कैमर आपको अपने ट्रैप में फंसा ले। ठीक है, आगे चलते हैं। थ्रेट एक्टर्स। थ्रेट एक्टर्स कौन होता है? थ्रेट एक्टर्स वो पर्सन या वो ग्रुप होता है जो स्कैम करता है या आपके सिस्टम को, आपके फोन को, आपके लैपटॉप को, यानी आपकी कोई भी डिजिटल डिवाइस है उसको आपकी परमिशन के बिना वहां से डेटा चोरी करता है, उसे हम बोलते हैं थ्रेट एक्टर्स। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम हैकर्स भी बोलते हैं। ये हैकर होते हैं। ठीक है, अब इसमें तीन तरह के होते हैं। एक तो साइबर क्रिमिनल। साइबर क्रिमिनल्स हम, कोई भी हैकर है या कोई भी क्रिमिनल है, हम उसको बोल सकते हैं जो इंटरनेट की सहायता से हमारे साथ कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड स्कैम करता है या किसी भी प्रकार का स्कैम कर सकता है। फाइनेंशियली मोटिवेटेड भी हो सकता है वो। ठीक है, यानी कि आपके साथ फाइनेंशियली
आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को चुरा सकता है। ठीक है। और उसके पीछे उसका मोटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या तो आपको फाइनेंशियली लॉस पहुंचाना हो, या पर्सनली आपकी जो छवि है उसको खराब करना हो। ठीक है, तो ये साइबर क्रिमिनल्स होते हैं। इनसाइडर थ्रेट्स ये एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कंपनीज होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, उनके इनसाइडर थ्रेट्स यानी कि वो एम्प्लॉयज जो या तो निकाल दिए गए होते हैं और उनके पास कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जिसका यूज करके वो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनको बोलते हैं हम इनसाइडर थ्रेट्स। एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट जैसे ये हमारे सोशल वर्कर्स होते हैं, बस उसी तरह के होते हैं। लेकिन ये ग्रुप्स होते हैं हैकर्स के, और ये किसी एक आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड होते हैं, या तो किसी पॉलिटिकल ग्रुप के द्वारा या पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सपोर्टेड होते हैं। कभी कभी ये जो ग्रुप्स होते हैं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड भी होते हैं, यानी कि जो देश की सरकारें हैं किसी दूसरे देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए या फेक न्यूज फैलाने के लिए, फेक इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए इन एक्टिविस्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ थ्रेट एक्टर्स हैं जिनके बारे में हमने जाना। अब देखते हैं स्टैटिस्टिक्स के सबसे ज्यादा कॉमन इनिशियल अटैक्स कौन से होते हैं। तो फिशिंग या सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स सबसे ज्यादा होते हैं, लगभग 50% के लगभग। स्टॉलन क्रेडेंशियल में आते हैं, जैसे आपका किसी ने आधार नंबर चुरा लिया, आपने किसी ने बैंक का अकाउंट नंबर और ऑनलाइन बैंकिंग के यूजर आईडी पासवर्ड्स चुरा लिए। ठीक है, आपका एटीएम का पिन चुरा लिया। तो स्टॉलन क्रेडेंशियल से 30% तक केसेस ऐसे होते हैं जो स्टॉलन क्रेडेंशियल की वजह से होते हैं। सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज, यानी कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें कोई लूप होल है, उसकी वजह से आपके साथ कोई स्कैम हो गया हो। ठीक है। और इनसाइडर एंड अदर्स, इनसाइडर थ्रेट्स जो मैंने अभी बताया, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है, कोई केयरलेस एम्प्लॉय है, कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसको आपने निकाल दिया है और वो गुस्सा है आपसे। ठीक है, तो उसके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो उसका यूज कर सकता है आपके खिलाफ। ठीक है, तो इसमें भी सबसे ज्यादा जो अटैक्स होते हैं वो फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग के अटैक्स होते हैं। फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है हम आने वाले वीडियोस में डिटेल्स में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग का कि ये क्या होती है। ठीक है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं सीआईए ट्रायड क्या होता है। ठीक है, सीआईए ट्रायड जो होता है वो फाउंडेशन मॉडल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या ये कहेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन को, या ये क्या साइबर सिक्योरिटी में एक पिलर की तरह होता है। द सीआईए ट्रायड। सीआईए का मतलब होता है, सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, आई का मतलब होता है इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी का मतलब और ए का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है यानी कि जो चीजें कॉन्फिडेंशियल हैं वो कॉन्फिडेंशियल ही रहें, जैसे कि आपका बैंक का यूजर आईडी पासवर्ड, ऑनलाइन बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड, आपके ईमेल का यूजर आईडी पासवर्ड, आपके मोबाइल का पिन, आपका बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, आपका जो पर्सनल आइडेंटिटी नंबर है जैसे कि आधार नंबर है, वो ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल ही रहें, ये बाहर ना जाए। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो सही इंफॉर्मेशन है, और उसको कोई चेंज ना करे, यानी कि उसको बदले नहीं। ठीक है, उसको कोई बदले नहीं। जैसे अगर आपका पहला जो ट्रायड का पहला जो पिलर है वो अगर टूटता है, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी अगर आपकी डिस्क्लोज होती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका यूजर आईडी पासवर्ड बाहर निकल जाएगा। यूजर आईडी पासवर्ड बाहर निकल गया यानी कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी चली गई। उसके बाद इंटीग्रिटी, यानी कि आपका जो पासवर्ड है वो सामने वाले ने बदल दिया, यानी कि आपकी यहाँ इंटीग्रिटी भी गई। ठीक। अवेलेबिलिटी, यानी कि जो चीज आपके लिए अवेलेबल है वो आपके लिए अनअवेलेबल ना हो। ठीक है, तो पहली कॉन्फिडेंशियलिटी जाते ही इंटीग्रिटी भी गई, और इंटीग्रिटी जाते ही अवेलेबिलिटी गई। फॉर एग्जाम्पल, आपका फेसबुक आजकल लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये मान लो कि आपका फेसबुक का यूजर आईडी और पासवर्ड
लीक हो गया। ठीक है, सामने वाले ने लीक हुआ यानी कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी गई। अब उसने क्या किया, आपका पासवर्ड चेंज कर दिया, यानी कि जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी उसको चेंज कर दिया गया, यानी कि उसकी इंटीग्रिटी भी गई। ठीक। अब इंटीग्रिटी जाने से क्या होगा, यानी कि पासवर्ड लॉस कर चुके हैं आप, पासवर्ड बदला जा चुका है, अब आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि वो अकाउंट आपका आपके लिए अब अनअवेलेबल हो गया, अवेलेबिलिटी भी गई आपकी। तो ये CIA ट्रायड है, यानी कि इसमें क्या होता है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी कॉम्प्रोमाइज होती है तो ये समझो कि आपके लिए वो सिस्टम अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फिशिंग पे, कि फिशिंग क्या होती है। फिशिंग मोस्टली, ये जो वर्ड आया है वो आया है जैसे हम मछली पकड़ते हैं, मछली को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, दाना डालते हैं। ठीक है, और फिर मछली हमारे कांटे में फंस जाती है। इसी तरह का कुछ यहाँ होता है, यहाँ अटैकर्स क्या करते हैं, साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, कुछ लुभावने ईमेल्स, कॉल्स आपके पास भेजेंगे आपको फंसाने के लिए, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ। जैसे मान लो आपको बोला जाएगा कि सर आपकी लॉटरी लगी हुई है इतने करोड़ रुपए की, आप उस लॉटरी का जो पैसा है उसको लेने के लिए कुछ एक्सचेंज मनी है, 10,000 या 20,000 रुपए, जो भी वो डिमांड करे, डिमांड कर सकता है कुछ भी, वो आप हमारे इस फलाने फलाने अकाउंट में डाल दीजिए और इतने वर्किंग डेज में, 4 या 7 वर्किंग डेज में आपको पूरा अमाउंट, जो आपका लॉटरी अमाउंट है, वो आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरीके के लालच या थ्रेट्स, धमकियां आपको दी जाएंगी, आपको डराया जाएगा, फियर क्रिएट किया जाएगा कि आप उस फियर में ट्रैप होके, फंस के, उनको जो अमाउंट चाह रहे हैं वो आप उनको दे दो। ठीक है, अब इसको पकड़ने के क्या तरीके हैं। सबसे पहला तो अगर आपके पास कोई ऐसा कॉल आता है तो समझो कि कोई भी आपको फ्री में इतना अमाउंट क्यों देगा। ठीक है, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के आपको कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉल आया किसी का कि सर हम ट्रेडिंग कराते हैं और ट्रेडिंग में हम आपको 60 से 70% तक का रिटर्न देते हैं, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का फिशिंग को कि आप ये समझिए कि रियल से बहुत ज्यादा वो आपको देने की कोशिश करता है। जब भी ऐसा हो समझ जाइए ये फिशिंग है, आपको फंसाया जा रहा है। ठीक है, इस तरह के ईमेल्स भी आ सकते हैं आपके पास, इस तरह के SMS भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सावधान रहिए, फिशिंग को स्पॉट कीजिए, थोड़ा सोचिए समझिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिए। एकदम रिएक्ट करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, अब बचने का तरीका ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कीजिए। आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, या जैसे मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन में आपका व्हाट्सएप है, ईमेल है, लॉगिन है। ठीक है, लैपटॉप पे भी आपका ईमेल लॉगिन है, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या दो से ज्यादा 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी अब अवेलेबल है, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली 2 फैक्टर एप्लीकेशन, ज्यादातर एप्लीकेशन, सॉरी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज्यादातर एप्लीकेशन में, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपका व्हाट्सएप है, ईमेल है आपका, इन सब में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अवेलेबल है, आप उसको इनेबल कर सकते हैं। पासवर्ड के अलावा भी वो एक क्रेडेंशियल और चाहता है जिसे आप लॉग इन करें। ठीक है, स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड, पासवर्ड ऐसा यूज कीजिए जो स्पेशल सिंबल्स, अल्फाबेट्स और नंबर इनका कॉम्बिनेशन हो। दूसरा, कि पासवर्ड को, एक ही पासवर्ड को बार बार रीयूज ना करें, एक ही पासवर्ड को बार बार रीयूज ना करें। जहां भी पोर्टल को आपको अलग अलग जगह पर अगर लॉगिन करना है तो उसके लिए कुछ नए पासवर्ड्स जो है वो यूज करें। ठीक है, और अगर आपको पासवर्ड याद करने में दिक्कत आती है तो आप किसी पासवर्ड मैनेजर की हेल्प ले सकते हैं। ऑनलाइन पासवर्ड मैनेजर जैसे कीप पास या लास्ट पास, इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ये सुविधाएं देते हैं कि आप अपने पासवर्ड वहां सुरक्षित
रख सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ सुरक्षित क्यों है, सेफ क्यों है, वहां से डेटा अगर लीक हो गया तो आपका पासवर्ड लीक होगा या नहीं होगा, इस पे हम एक दिन पूरी सीरीज करेंगे वीडियो पे कि जो ये जो पासवर्ड मैनेजर पोर्टल्स हैं या एप्लीकेशन हैं, ये आपके पासवर्ड को किस तरीके से सेफ रखते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशंस हैं, एंटीवायरस हैं, इनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी ये अपडेट होते हैं, किसी ना किसी लूप होल या किसी ना किसी सिक्योरिटी लीक जो मिलता है सिक्योरिटी टेस्टर को, सिक्योरिटी एनालिस्ट को, उसके बाद नए अपडेट्स भेजे जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहिए। जीरो ट्रस्ट माइंडसेट। ठीक है, जीरो ट्रस्ट माइंडसेट का मतलब ये है कि किसी पर भी सामने वाले पे, जिसको आप जानते नहीं हो, जो स्ट्रेंज है आपके लिए, अनजान है, उस पर आंख मूंद के भरोसा मत कीजिए। ठीक है, वो आपको फाइनेंशियली लॉस दे सकता है, फाइनेंशियली या आपकी इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, अगर आपके साथ स्कैम होता है तो करना क्या है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, और कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में ये बात रिपीट करूं कि किस तरीके से बचना है और अगर हो जाए तो क्या करना है, ताकि आपको याद है। सबसे पहले डिटेक्ट करो कि क्या हुआ है, किस वजह से हमारे साथ स्कैम हुआ है। ठीक है, ईमेल आया था, एसएमएस आया था या कॉल आया था। ठीक, उसके बाद डिस्कनेक्ट, यानी कि जो डिवाइस, जिस डिवाइस से आपके साथ स्कैम हुआ है, जैसे मोबाइल पे, मान लो मोबाइल पे वॉइस कॉल आया आपके पास, सामने वाले ने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कराई आपसे, तो सबसे पहले स्कैम होने के बाद पहले डिटेक्ट करो, डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट का मतलब है कि आप सामने वाले का नंबर ब्लॉक कीजिए, जो एप्लीकेशन उसने इंस्टॉल कराई है उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कीजिए। ठीक है, थर्ड स्टेप, तुरंत रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करने के लिए मैंने पहले ही बताया था, अपनी नेशनल जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन है वो है 1930, उस पर कॉल कीजिए। उसके बाद एक कंप्लेंट फाइल कीजिए cybercrime.gov.in पर। ठीक है, वहां आप एक जो कंप्लेन है वो फाइल कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद रेमीडिएट। रेमीडिएट में क्या करना है आपको, सबसे पहले एप्लीकेशन तो इंस्टॉल करनी ही करनी है, और किसी अच्छे आईटी प्रोफेशनल से कांटेक्ट करके आपको अपने फोन, जो भी डिवाइस है, फोन है या लैपटॉप है, उसको क्लीन करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और नई चीजें, कुछ और नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए याद रखिए, नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930, और नेशनल क्राइम पोर्टल, साइबर क्राइम पोर्टल है cybercrime.gov.in। अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप इन पर रिपोर्ट तुरंत कीजिए। ठीक है, और एक जरूरी बात, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई स्कैम हुआ है, साइबर क्राइम हुआ है, आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, ठीक है, तो आप स्टोरी शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट में, और उस स्टोरी को कोशिश करूंगा कि अपने एक वीडियो के माध्यम से सबको बताया जाए, ताकि औरों के साथ भी इस तरह की कोई घटना ना हो। ये सब आपके ऊपर है, अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, अदरवाइज ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है ऐसा कि आपको शेयर करनी ही करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी से लोगों को सीखने को मिले कि क्या गलती की आपने, उस गलती को लोग ना करें, तो आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इसके साथ हम हर वीक एक स्टोरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ शेयर करें, जिसमें फ्रॉड का तरीका भी हो डिटेक्ट करेंगे हम। ठीक है, कि सामने वाले ने, जो क्रिमिनल था, साइबर क्रिमिनल था, उसने कौन सा तरीका अपनाया, और जिसके साथ फ्रॉड हुआ, जिसके साथ स्कैम हुआ, उसने क्या क्या गलतियां की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।